हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ का क्लास 10 केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर का टॉपिक नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। अब अगर जिसने भी हमारी जो बाकी की जो एमसीक्यू की वीडियोस अगर उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो चैप्टर्स हैं हमारे उनके एमसीक्यूज़ की जो वीडियोज़ है वो मिल जाएगी, वो भी टॉपिक वाइज। वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे के पूरे चैप्टर की एक ही वीडियो हमने बना डाली है, हर एक टॉपिक की जिस भी टॉपिक की चाहिए सेपरेट जो वीडियोज़ है वो वहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी है और काफ़ी लोगों को वहाँ पे पसंद भी आ रही है। वो नीचे आके कमेंट वगैरह पढ़ सकते हो, बहुत ही मज़ा आता है सारे के सारे कमेंट पढ़ के, बहुत सही सही वहाँ पे कमेंट आ रहे होते हैं तुम लोग के। तो अगर नहीं देखिए वीडियोस तो जाओ प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे सारी की सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द गिवन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हमको एक केमिकल रिएक्शन दी है, इसका जो फाइनल जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका क्या करेक्ट वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये तुम्हारा क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे तुमको वैलेंसी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पर क्लियर है या नहीं है। अब एक चीज़ देखो, Na+O2, इसका मतलब ये नहीं कि NaO2 बन जाएगा। यहाँ पर वैलेंसी की, अगर तुम्हें याद हो क्लास 9th में हमने पढ़ा था वैलेंसी पता होती है तब जाके वहाँ पे कंपाउंड बनता है। तो जैसे यहाँ पे Na है, ठीक है, Na की वैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा फॉर्मूला Na2O। अब वहाँ पे वो मत सोचना कि अरे ऐसे कैसे हो गया, ऑक्सीजन 2 थे, ऑक्सीजन तो एक ही रह गया। बैलेंसिंग वगैरह एक अलग चीज़ होती है, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन हमने चैप्टर 1 में पढ़ चुका है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन रहा होगा, तो Na2O जो होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। मेटल ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं नेचर में। अब भाई ये तो हमने जो हमारा चैप्टर था ना, चैप्टर नंबर 2, वहाँ पे ये तो भर भर के पढ़ा है कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ऐसे करके वहाँ पे तो एक एक लाइन मैंने रटवाई है। वहाँ पे जो एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज किए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बेसिक होते हैं वो नेचर में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं हमारे पास में वो वाटर के साथ में मिक्स होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। अब देखो, मेटल ऑक्साइड क्योंकि एक बेस है, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, तो अगर ये पानी के साथ मिल जाएंगे, एक बेस अगर पानी के साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, एल्कली बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे फिर करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, मेटल ऑक्साइड टर्न डैश लिटमस टू डैश। अब यहाँ पे ये याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ये चेक किया जा रहा है यहाँ पे कि क्या तुम्हें पता है मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं। तो बिल्कुल हमें पता है, मेटल ऑक्साइड हमारे बेस होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड लिटमस को कौन से कलर से कौन से कलर में टर्न करते हैं। तो बेसिस का क्या काम था, बेस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है रेड टू ब्लू, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, द विगर ऑफ द रिएक्शन। विगर का मतलब होता है कि जैसे विगर से समझो कि कोई चीज़ ऐसा नहीं होती कि जैसे बड़ी तेज़ी से या बड़ा मतलब कैसे बोलेंगे उसे, बड़ा मतलब चढ़ 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 ऐसे करके कुछ भी ऐसा इस टाइप के कुछ भी अगर रिएक्शन हो रही है मतलब, तो द विगर ऑफ द रिएक्शन, या ये कह लो सिंपली ऐसे समझो कि तेजी से होना, मतलब बड़ा उत्तेजित होना जैसे बोलेंगे ना हिंदी में, वैसा वाला वर्ड। द विगर ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन डिपेंड ऑन द डैश ऑफ मेटल। तो जो कितनी तेज़ी से या कितने उससे होगी रिएक्शन, ये मेटल की कौन सी चीज़ पे डिपेंड करती है, एटॉमिक मास पे, एटॉमिक नंबर पे, मोलर मास पे, केमिकल रिएक्टिविटी पे। तो देखो ये बात डिपेंड करती है सारी की सारी केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन ऑल्सो कैचेज फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। इन सब में से ये जो ग्रुप बना रखे नीचे कुछ कंपाउंड्स के, और लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि मैं कंपाउंड्स का जो हमेशा सिंबल इसलिए देता हूँ ताकि, क्योंकि नाम दूंगा तो तुम्हें इससे नाम याद हो रहा है। यहाँ पे मैं सिंबल इसलिए देता हूँ ताकि तुम्हारे एग्जाम में अगर सिंबल आए चाहे नाम है, तुम्हें दोनों चीज़ याद रहेगी, तो सिंबल याद होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम तुम्हारी मतलब बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए ताकि, तो इनमें से कौन सा जो है वो विगरसली मतलब समझो ना एकदम खतरनाक तरीके से रिएक्शन हो रही है मतलब वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ऑल्सो कैचेज फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। तो इनमें से कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, के का मतलब पोटेशियम। तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर की बात करते हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसा लॉजिक तो ऐसा है नहीं, लॉजिक तो वही रिएक्टिविटी वाला लॉजिक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे ये जान लो कि लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, ये तीनों के तीनों हमारे क्या करते हैं, बहुत ही विगरसली रिएक्शन करते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, सोडियम एंड पोटेशियम स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं उनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, मेटल है जबकि इनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है
कि ऐसा करते क्यों है, मतलब इनकी रिएक्शन ठीक है, हमें ये पता है कि बाहर रख रहे होंगे तो इनकी किसी के साथ रिएक्शन हो जा रही होगी, इसी वजह से इनको ऐसे रखा गया है। तो बात यहाँ पे लेकिन ये आती है कि किसके साथ रिएक्शन हो जा रही है जो कि ऐसा रखा है, ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ। मॉइस्चर बोले तो H2O, मतलब वाटर एयर में जो वाटर के मॉइस्चर के जो मॉलिक्यूल है उनकी बात कर रहे हैं, H2O की बात कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीनों में से किसके साथ में यहाँ पे होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। एक्चुअल में एयर में तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी और तीनों के साथ ही वहाँ पर रिएक्शन होती है, तीनों के साथ ही से हमको बचाना है इसको, ठीक है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होते हैं। मेटल ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म, मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होते हैं क्या बनाने के लिए। खैर ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था वैसे एक बार, तो चलो कोई नहीं, मेटल ऑक्साइड जो है वाटर में एल्कली बनाने के लिए वहाँ पे बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 के ऊपर। मेटल हाइड्रोक्साइड टर्न लिटमस फ्रॉम डैश टू डैश, मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो लिटमस को कौन से कलर से कौन से कलर में चेंज कर देते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड याद करो, अब देखो वहाँ पे मेटल ऑक्साइड की बात करती है, यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, तो मेटल ऑक्साइड हो मेटल हाइड्रोक्साइड हो ये दोनों के दोनों बेसिक होते हैं। तो मेटल हाइड्रोक्साइड कौन, NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे ये, तो ये हमारे क्या है, बेस हैं, तो ये लिटमस को किससे क्या कर देंगे, ये रेड से ब्लू कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, मतलब इन सब में से कौन सा ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो कि एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं और बेसिक भी दिखाते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो एल्यूमिनियम और जिंक, कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम, आयरन कॉपर, तो कौन सा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ये बात को ध्यान रखना कि जो एल्यूमिनियम और जो जिंक का जो भी हमारे पास ऑक्साइड होता है उनका दोनों नेचर होते हैं, एसिडिक भी दिखाते हैं बेसिक भी दिखाते हैं। अगर उनके सामने आ गया कोई एसिड तो ये लोग, ये एल्यूमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड होगा वो एज अ एक्ट करेगा बेस के, जैसे कि हम तो बेस हैं जी, अगर सामने से आया बेस तो ये एक्ट करेंगे हम तो एसिड है जी, तो इनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड की। दोज मेटल ऑक्साइड विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर आर नोन एज। अब देखो ऐसे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना जो कि एसिडिक भी शो कर रहे हैं बिहेवियर, बेसिक भी शो कर रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कि सामने से कौन आ रहा है उसके हिसाब से ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। ऐसे जो ऑक्साइड होते हैं इनका एक पर्टिकुलर नाम दिया रहता है, तो इनका क्या नाम है, मेटेलिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इनका जो करेक्ट नाम होता है वो हमारा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये होते हैं वो दोनों के दोनों बिहेवियर दिखाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड है वो किसके साथ में मिलके सॉल्ट और वाटर बनाता है, एसिड के साथ में, बेस के साथ में, सॉल्ट के साथ में, या बोथ एसिड में। अब एक चीज़ समझो भाई, अगर मेरा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, सामने से बेस आएगा तो वो एसिड बन जाएगा, तो फिर एसिड और बेस तब भी मिलके सॉल्ट और वाटर बनेगा। अगर सामने से एसिड आ रहा है तो ये बेस बन जाएगा मेरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो तब वहाँ पे क्या होगा, तब भी सॉल्ट और वाटर बनेगा। यानी कि चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, है ना, किसी के भी साथ में एम्फोटेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हो रही है एट द एंड बन तो सॉल्ट और वाटर ही रहा है, तो यानी कि बोथ एसिड एंड बेस के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। एल्यूमिनियम को जब हम बाहर ऐसे करके मतलब एयर में रख देते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक बहुत ही पतली सी क्या होती है, यहाँ पे ऑक्साइड की लेयर जम जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर। दिस फिनोमिना इज नोन एज, इस फिनोमिना को हम क्या बोल रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, या फिर रस्टिंग कहते हैं। तो देखो ये तो एक तरीके से कोरोजन हो गया ये तो हमारा, है ना। अच्छा रस्टिंग में कंफ्यूज मत हो रहा, रस्टिंग होता है आयरन के कोरोजन होने को कहते हैं, यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की, तो वो तो नॉर्मल कोरोजन हुआ, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी पढ़ चुका है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। When the oxide layer of aluminum is made thicker, this process is known as। अब कई बार क्या होता है ना कि हम ये चाहते हैं कि ये जो ऑक्साइड की जो लेयर है, एक तो हो गया कि नॉर्मली तुमने जो हमारा एल्यूमिनियम है उसको तुमने नॉर्मली एयर में रखा हुआ है, अब एयर में उस पर एक पतली सी जो ऑक्साइड की जो लेयर थी वो एल्यूमिनियम के ऊपर जम गई। पर मान लो अगर क्या हो, मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम ऐसा चाहते हो, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, रीज़न मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है, ऐसा क्यों, बट अगर मान लो तुम ये चाहते हो कि जो ऑक्साइड की जो लेयर है ये थोड़ी और मोटी हो जाती ना तो मज़ा ही आ जाता, है ना। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तब क्या करना है, तो अब तो क्या करोगे, मोटा बनाओगे उसे, और क्या करोगे, चाहते हो तो बनाओगे, इंसान तो चाहता है जो वो करता है, ठीक है, तो बनाओगे फिर उसको। तो यहाँ पर वो जो उसको मोटा बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, तो देखो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनोडाइजिंग। एक्चुअल में होता क्या है कि
जो भी हमारा ऐसा कोई भी अगर मेटल होता है जिसके ऊपर हमको किसी चीज़ की कोटिंग करनी होती है, उसको हम बना देते हैं एनोड, और बाकी दूसरा जो चीज़ होगी उसको बना देंगे कैथोड। जिस भी चीज़ की कोटिंग करनी है उसको बना देंगे कैथोड। तो अब होता क्या है कि कैथोड से जो भी चीज़ होगी वो एनोड के ऊपर आके ऐसा लेयर जमती रहती है, तो एक लेयर, दो लेयर ऐसे करके एक मोटी सी लेयर जम जाएगी। तो क्योंकि एनोड पे हमारा जो मेटल है वो रखा हुआ है, एनोड के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको, एनोडाइजिंग कहते हैं। एनोड पे हो रहा है जो काम, एनोडाइजिंग हो गया यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। कॉपर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म अ ब्लैक कलर सब्सटेंस कॉल्ड। कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है बहुत प्रोलॉन्ग हीटिंग पे, ऐसे नॉर्मली नहीं करता कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, प्रोलॉन्ग हीटिंग पे करता है, टू फॉर्म अ ब्लैक कलर सब्सटेंस, और एक ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस बनाता है। तो कह रहे हैं कि क्या बना रहा है वो, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फाइड या कॉपर नाइट्रेट बना रहा है। तो कॉपर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाएगा भाई, कॉपर ऑक्साइड ही बनाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मेटल रिएक्ट विद H2O2 के, मेटल H2O के साथ रिएक्शन करके, अब देखो H2O की जब बात हो रही है ना, तो H2O में एक बात ध्यान रखना, इन्होंने ये नहीं बोला लिक्विड H2 है, इन्होंने ये नहीं बोला कि गैसेस बोले तो स्टीम, लिक्विड बोले तो वाटर, और सॉलिड बोले तो आइस, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इन्होंने बोला बस H2O, कोई सा भी हो सकता है। तो मेटल H2O के साथ में रिएक्शन करते हैं क्या बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमारा एक चीज़ समझो, मेटल H2O के साथ में ना दोनों बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड भी बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं। अब कब कौन सा बनेगा, ये क्या होगा, वो आगे वाले आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेटल ऑक्साइड भी बनेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। कब कौन सा बनेगा ये बताएंगे अभी आगे वाले क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। विच गैस इज ऑब्टेन एज अ बाई प्रोडक्ट व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब कोई भी एक मेटल होता है वो वाटर, अब देखो वाटर जब इन्होंने बोला, अभी वाटर में कंफर्म हो गया कि लिक्विड वाले उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल तो लेकिन क्वेश्चन ही कुछ और है, ये क्वेश्चन वो है ही नहीं, मैं तो एक बात बता रहा था बस फिलहाल के लिए। हाँ, इन्होंने बोला कि कौन सी गैस ऑब्टेन होती है। तो देखो मेटल जब भी वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो सबसे पहले या तो बनेगा मेटल, अब वाटर, अभी यहाँ पे वाटर लिक्विड वाली बात हो रही है तो इसलिए मैं ऑक्साइड बोल रहा हूँ। तो मेटल जब भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और अगर स्टीम के साथ कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में निकल रही होती है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब भी एक मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, चाहे कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर, तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। अब ये बात को ध्यान रखना, मेटल जब भी वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो वहाँ पे उस टाइम पे वो हमेशा क्या बना रहा होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो गैस होती है उसको इवॉल्व कर रहा होता है जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब की बार बोथ मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड मत कर लेना, क्योंकि अब की बार इन्होंने स्पेशली बोला है वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, यानी कि लिक्विड वाली चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे फिलहाल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर स्टीम देन द प्रोडक्ट फॉर्म आर। वाटर की जो स्टीम जो बन रही है, स्टीम वही बात हुई, ठीक है। स्टीम के साथ में अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बन रहा होता है, तो स्टीम के साथ में रिएक्शन करके बनता है हमारा मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब की बार मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, इसीलिए मैं बोल रहा था ना उस टाइम पे कि स्टीम के साथ केस अलग होता है, वाटर के साथ केस अलग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम मेटल विद वाटर। सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तो कैसी रिएक्शन होती है कह रहे हैं। तो देखो ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है और बहुत ही विगरसली रिएक्शन करते हैं ये हमारे वाटर के साथ में। तो वैसी बात है, विगरसली होता है, एकदम एनर्जी बाहर को निकल रही है, एकदम फूटे पड़े हैं एनर्जी से, भरी पड़ी है अंदर से एनर्जी में, इनके बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्सोथर्मिक होती है प्रोसेस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल विद वाटर कैचेस फायर इमीडिएटली बिकॉज द रिएक्शन इज। ये कह रहे हैं देखो जब भी मेटल की रिएक्शन हमने वाटर के साथ में, स्टीम के साथ में कराई थी, बाकी सब तो छोड़ो, एक चीज़ हमें कन्फर्म है कि हाइड्रोजन गैस निकली थी वहाँ पे, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, इसमें ये फायर कैच कर लेती है, आग लग जाती है इसमें बहुत जल्दी। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ना, मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ या वाटर, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, किसी के भी साथ में, ये सारी रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, यानी कि हाइड्रोजन तो निकली रिएक्शन में, उल्टा साथ में हीट भी निकली, हाइड्रोजन निकली, हीट निकली, तो हाइड्रोजन क्या होगा, बर्न नहीं हो जाएगा मतलब। तो हाइड्रोजन इसीलिए तो फायर कैच कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन और हीट एक साथ निकल रही है, हाइड्रोजन हीट से वहाँ पे बर्न हो जा रहा है, यानी कि इमीडिएटली फायर कैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये काम हो रहा है।
रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट एज कम्पेयर टू। अब कैल्शियम की जो रिएक्शन है, देखो कुछ मेटल तो ऐसे जो कि बहुत ही वायलेंटली रिएक्शन कर रहे थे, हमने पढ़ा था अभी पिछले क्वेश्चंस में, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है कैल्शियम, मतलब ऐसा कौन सा मेटल है, ठीक है, जिसकी की रिएक्शन कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। अच्छा, कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ में लेस वायलेंट है, कम वायलेंट है, किसके कंपैरिजन में? देखो सबसे पहली चीज़, जो कम रिएक्टिव होगा उसकी वो कम हमारा क्या रहेगा, विगरस रहेगा या कम वायलेंट रहेगा, ठीक है। तो यानी कि मुझे कोई ऐसा ढूंढना है जो कैल्शियम से कम रिएक्टिव होता हो, ठीक है। अब एल्यूमिनियम जिंक है तो कैल्शियम से ज़्यादा हो गए हमारे, ठीक है। सोडियम पोटेशियम भी ज़्यादा हो गए। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। अच्छा सॉरी ये पूछ रहा है कैल्शियम विद वाटर लेस वायलेंट, मतलब कैल्शियम लेस वायलेंट है, इनसे ज़्यादा वायलेंट कौन है ये पूछ रहा है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। फिर तो वही मैं सोचूं ऑप्शन देखे कि ऐसा तो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो वो ढंग से पढ़ना उसको क्वेश्चन को। फिर आता है 23, हाइड्रोजन प्रोड्यूस व्हेन कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर डू नॉट कैचेस फायर बिकॉज ऑफ। अब देखो बाकी केस में मैंने क्या बताया था कि जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, फायर कैच कर जाती है वो, है ना, आग लग जाती है उसमें हाइड्रोजन में। लेकिन कैल्शियम के केस में ऐसा नहीं हो रहा कुछ भी, ऐसा क्यों? तो देखो सबसे मेन जो इसका आंसर है ये हमारा क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है ना वो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए कैल्शियम की जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होती है, विगरस नहीं होती बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत हीट नहीं निकल रही होती। और बहुत हीट ना निकलने की वजह से, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट नहीं निकल रही, इसीलिए हाइड्रोजन जो है वो फायर नहीं कैच कर पाया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कि भाई द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। हीट इतनी नहीं निकली कि हाइड्रोजन में आग लग जाए। भाई एक पर्टिकुलर लिमिट होगी ना उसके, हाइड्रोजन को भी हीट चाहिए जलने के लिए, कुछ तो चाहिए थोड़ा बहुत, तो इतनी निकल ही नहीं पाई जिसमें आग लग जाए। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि कैल्शियम मेटल फ्लोट इन वाटर बिकॉज। कैल्शियम जो मेटल है वो वाटर में फ्लोट कर रहा है, ऐसा इसका रीज़न क्या है? तो कैल्शियम की डेंसिटी ऑफ कैल्शियम इज लेस देन वाटर। क्या कैल्शियम की डेंसिटी कम है वाटर से? नहीं, कैल्शियम की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम है, तो ये तो नहीं है रीज़न। फिर है कि बबल ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, तो ये सही रीज़न है। एक्चुअल में होता क्या है, क्योंकि जो कैल्शियम का जो कैल्शियम ऑक्साइड जब बना तो उसके साथ में जब वहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकली होगी, तो क्योंकि इतनी तो निकली नहीं वहाँ पे, इतना तो हुआ नहीं वहाँ पे कि हाइड्रोजन में बर्न हो गई हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन वहीं की वहीं रह जाती है। और किसकी फॉर्म में निकलती है? गैस है तो बबल्स की फॉर्म में निकलेगी, और बबल्स की फॉर्म में ऐसे ऊपर करके उठाते हुए आती है कैल्शियम को। तो इसीलिए कैल्शियम जो है हमारा वो फ्लोट कर रहा है वाटर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल फ्लोट इन वाटर। वाटर में कौन सा इनमें से जो है वो फ्लोट करता है? सोडियम और पोटेशियम नहीं भाई, ये कहाँ फ्लोट करेंगे, इनमें तो बहुत वो हाइड्रोजन वगैरह सब काफ़ी होता है। सोडियम और कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम या कैल्शियम एंड कॉपर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये दो ऐसे मेटल हैं जो कि क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट करते हैं, और रीज़न वही है कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स की वजह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज। कुछ मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करते, तो इसका रीज़न सिंपली यही है कि वो वाटर के साथ में इसलिए रिएक्शन नहीं करते। देखो वाटर क्या होता है ना, टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। अगर तुम ऐसा समझो वाटर का जो H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन जो है उसको डिस्प्लेस ही नहीं कर पाए, है ना, उसको वाटर का जो हाइड्रोजन है उसको हटा ही नहीं पाए वहाँ से, तो फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ये वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। बाकी जितने भी ऑप्शन लिखे हैं वो सारे गलत हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कोल्ड वाटर हॉट वाटर मतलब जिसके नखरे हैं भैया, ठंडे पानी से नहीं मानेंगे, गर्म पानी से नहीं मांगेंगे भैया, हमको तो स्टीम चाहिए, फुल इज्जत, ठीक है। तो ऐसा कौन है हमारा? तो यहाँ पर हमारा कौन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है या आयरन है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों, इसीलिए मैंने यहाँ पे तीनों ऑप्शन में डाले हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी तीनों के तीनों ये सारे याद रखना, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है कि कौन है ऐसा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। ये कह रहा है कि ओनली दोज मेटल रिएक्ट विद वाटर और स्टीम विच आर अबव डैश इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सिर्फ वही जो हमारे मेटल हैं वो वाटर के साथ या स्टीम के साथ में रिएक्शन करते हैं जो कि डैश से ऊपर होंगे रिएक्टिविटी सीरीज में। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज होती है एक जिसमें बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, वो भी आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी पूरा आंसर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ा होगा अगर चैप्टर पढ़ा है तो किससे ऊपर वाले जो होते हैं वो सिर्फ रिएक्शन करेंगे वाटर स्टीम के साथ। तो देखो उनमें बीच में प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन से ऊपर वाले हाइड्रोजन को क्योंकि डिस्प्लेस कर सकते हैं और वाटर में हमें चाहिए ऐसा कि जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर जाए, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी है वो सब डिस्प्लेस कर जाएंगे वाटर या स्टीम इन सबको, लेकिन बाकी लोग जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में चेक होता है ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 29, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म, मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करते हैं क्या करने के लिए? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। अब देखो मेटल्स जो है एक तरीके से ऐसा समझो कि मेटल्स का नेचर कैसा था, थोड़ा बेसिक नेचर है मेटल का। तो मेटल जो है वो एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, ये तुमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा है ये, ठीक है, जो तुम्हारा इसका है एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला। मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ पे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। एल्यूमिनियम मेटल एट फर्स्ट रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट HCl। एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर जब भी तुम अगर HCl को गिराओगे तो पहले तो बड़ी धीरे धीरे रिएक्शन करता है, लेकिन कुछ धीरे थोड़े टाइम बाद उसके बाद जो गोली भागता है फिर वो ऐसे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले ऐसा समझो, देखो होता क्या है, एल्यूमिनियम जब तुम नॉर्मली लेके आओगे तो भैया तुमने खुला छोड़ा हुआ होगा एल्यूमिनियम, है ना, तो उस एल्यूमिनियम के ऊपर क्या हो गया, ऑक्साइड की लेयर जम गई। और ऑक्साइड की जो लेयर होती है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, वो एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हार्ड होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर। जबकि हुआ कोरोजन है, अभी तक हमने ये पढ़ा था ना, कोरोजन से तो खराब हो जाता है, ये होता है वो होता है, नहीं, एल्यूमिनियम में नहीं हो रहा ना ये। एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड की लेयर है वो एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हार्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, HCl एल्यूमिनियम पे तो एक्शन कर सकता है, बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इतना हार्ड है कि उस पर एक्शन नहीं ले पा रहा है वो वहाँ पे। तो इसी वजह से क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में वो उसे ऑक्साइड की लेयर को अपने में डिजोल्व करने में उसको थोड़ा टाइम लगता है HCl को। एक बार वो ऑक्साइड की लेयर क्योंकि हार्ड होती है तो टाइम लग जाता है, तो एक बार वो निपट गई, वो स्लोली वाला काम हो गया, उसके बाद तो जैसे एल्यूमिनियम मेटल अंदर की तरफ एल्यूमिनियम मेटल ही होगा, तो जैसे ही वो आएगा उसके बाद तो रिएक्शन जो भागेगी एकदम गोली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो टफ प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसकी वजह से यहाँ पे नहीं हो पाता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब भी कोई मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो इनमें से कौन सी बात गलत है? तो सबसे पहली चीज़ है अ नाइट्रेट सॉल्ट इज फॉर्म, एक नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होता है, तो बिल्कुल सही बात है, नाइट्रिक एसिड के साथ में नाइट्रेट सॉल्ट ही फॉर्म होने वाला है। सेकेंड है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, या हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। तो सबसे मेन चीज़, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। देखो नॉर्मली तुमने ये पढ़ा है ना कि मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बिल्कुल, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ ये केस नहीं होता है। रीज़न अभी बताएंगे, आगे आगे क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि इसके ऊपर तो अभी नहीं बताऊंगा रीज़न, क्वेश्चन आने दो फिर बताते हैं। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखो, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा एक मिनट, इन्होंने बोला रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से, तो मैंने क्या बोला कि करेक्ट क्या है, हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होती है, तो रॉन्ग क्या होगा कि हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। अब बात आती है क्यों नहीं होता, इसीलिए तो वहाँ पे नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन था इसके ऊपर। तो देखो सिंपली क्यों नहीं होता, क्योंकि जब भी हमारा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है, जब भी मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो नाइट्रिक एसिड वाली रिएक्शन में जब हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है तो नाइट्रोजन एक इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इतना खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये क्या करता है, वो जो हाइड्रोजन निकली है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलना था, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब ऑक्सीजन की रिएक्शन कर दी उसके साथ। और हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन मिलाओगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस निकलने के बदले तुमने उसको वाटर बना दिया, मतलब ऑक्सीडेशन करके। तो ये रीज़न होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइज करता है हाइड्रोजन को टू वाटर बनने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, नाइट्रिक एसिड इज अ, नाइट्रिक एसिड क्या है, अभी मैंने क्या बताया, नाइट्रिक एसिड क्या है, एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा, किसी का भी ऑक्सीडेशन कर देगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 34, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन बिकॉज इट इज अ। अब देखो नाइट्रिक एसिड जब ले रहे थे तो उस टाइम पे तो वो क्या कर रहा था, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं कर रहा था। अब ये कह रहे हैं लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया तो वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा। ऐसा क्यों, लेकिन ऐसा रीज़न क्या है इसका? तो देखो नॉर्मल जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड था वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, लेकिन तुमने बहुत ही डाइल्यूट ले लिया तो भैया उसकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी एकदम ख़त्म वाली हो जाएगी, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से थोड़ा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो इसी वजह से, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो बन गया, इतना ज़्यादा डाइल्यूट तुमने कर दिया, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन गैस जो निकली है वो उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए इसकी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वैली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोड्यूस हो जा रही है, मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ में यहाँ पे हो जाती है।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 35, एक्वा रीजिया। यहाँ पे एक्वा रीजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर। एक्वा रीजिया किस किस चीज़ का मिक्सचर है? तो देखो डाइल्यूट कंसनट्रेटेड में कोई कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ पे एक्वा रीजिया में जो दोनों चीज़ें होती हैं वो कंसनट्रेटेड यूज़ होती हैं। और कौन दोनों चीज़ें? HCl और HNO3। तो एक्वा रीजिया किस चीज़ का मिक्सचर है? कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब बात आती है कि ठीक है, एक्वा रीजिया के अंदर जो HCl होता है और जो HNO3 होता है वो किस रेशो में होता है? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जो चीज़ पहले दी है उसका रेशो पहले लिखना। ऑप्शन दोनों है यहाँ पे, 1:3 भी है, 3:1 भी है। तुम में से किसी ने अपनी बुक में पढ़ा होगा 1:3, किसी की बुक में लिखा रहा होगा 3:1। दोनों की बुक में सही लिखा है, लेकिन आंसर क्या है यहाँ पे ये सुनो। देखो HCl के 3 पार्ट होते हैं और एक पार्ट होता है HNO3 का, यानी कि 75% HCl होगा और 25% HNO3 होगा वहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन जैसे आएगा तुम्हें आंसर वैसे देना है। 1:3 भी सही है, 3:1 भी सही है। पहले यहाँ पे क्वेश्चन में, मेरे वाले क्वेश्चन में पहले क्या बोला है? HCl, देन उसके बाद बोला गया है HNO3। तो HCl के कितने पार्ट? 3 पार्ट और HNO3 का 1 पार्ट। तो यहाँ पे 3:1 करेक्ट आंसर होगा, ना कि 1:3। 1:3 तब होता अगर मैं पहले मेरे क्वेश्चन में होता HNO3 और बाद में अगर HCl होता, तब मेरा ऑप्शन जो है वो 1:3 करेक्ट होता। तो ये ध्यान देना, बड़ी गलती होती है इसमें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया का मतलब क्या है? मतलब ठीक है, तो देखो ये लैटिन लैंग्वेज से उठाया गया है। तो एक्वा रीजिया जो वर्ड है उसका मतलब होता है रॉयल वाटर। ठीक है, रॉयल वाटर मतलब कि रॉयल मतलब रजवाड़ों वाला एकदम पानी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रॉयल वाटर इसलिए क्योंकि रॉयल मेटल्स को डिजोल्व कर पाता है। रॉयल मेटल्स हमारे कौन से हो गए भाई? गोल्ड, सिल्वर, ये सब रॉयल मेटल के अंदर आ गए। तो एक्चुअल में ये वैसे तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं सबको डिजोल्व करने की इसके पास में कैपेबिलिटी है, बट लेकिन इसको फिर भी जो हमारे गोल्ड और ये सब थे ये किसी चीज़ में डिजोल्व हो नहीं रहे थे और इसमें डिजोल्व होने लगे। तो हमने कहा अरे यार बड़ा रजवाड़ों वाला पानी है यार, बड़ा मतलब गोल्ड और सिल्वर को डिजोल्व कर ले रहा है मतलब। तो इस वजह से हमने इसको क्या बोला? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉयल वाटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड। भाई एक टेबल होती है जिसमें अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल कॉलम बना होता है जिसमें मेटल्स को अरेंज करते हैं उनकी डिक्रीजिंग रिएक्ट से। वैसे कई कई जगह पे इंक्रीजिंग एक्टिविटी के हिसाब से भी रहता है, बट ठीक है तुम्हारी बुक में अभी फिलहाल के लिए डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, फिर NCERT वगैरह में तो ठीक है। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं? तो देखो उसको दोनों एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। कोई ये मत सोचना कि सिर्फ रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, एक्टिविटी भी कहते हैं उसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर, इफ़ अ मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन ईजिली देन दैट मेटल इज सेड टू बी। अब देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। अब ये कह रहे हैं अगर कोई मेटल ऐसा है जो बहुत ही ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो डोनेट कर दे मतलब वही लूज कर दे अगर, तो उस मेटल को तुम क्या बोलोगे? भैया उसने काम को जल्दी किया है, बहुत ही ईजिली कर दिया। तो मैं क्या बोलूँगा? वाह बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो तुम तो। ठीक है, यानी कि एकदम फुर्तीले हो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है भैया। अगर कह रहे हैं कि अगर कोई मेटल है जो कि बिलो हाइड्रोजन है रिएक्टिविटी सीरीज में, देन द मेटल इज डैश देन हाइड्रोजन, तो वो मेटल डैश होगा हाइड्रोजन से। क्या ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कम रिएक्टिव होगा, या क्या होगा, या हम नहीं बता सकते क्या हो। तो वो मेटल क्या होगा? बिलो हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव भैया, तभी तो वो नीचे आया रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना। तो यानी कि लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इन सब में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर फॉल्स है कि अ लेस रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। देखो ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी सिखाया है कि एक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, अ लेस रिएक्टिव मेटल, अच्छा इन्होंने लेस की बात करी, इन्होंने ये क्या बोला है कि कम रिएक्टिव मेटल ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस करेगा। भैया कम रिएक्टिव मेटल कैसे कर लेगा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को? ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल हल्के में ले रहे हो? नहीं, तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एक्चुअल में पहला ही फॉल्स मिल गया, लेकिन बाकी स्टेटमेंट भी समझा देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, एक ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल होता है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल का जो सॉल्ट होता है उसमें से वो जो कम रिएक्टिव मेटल होता है उसको डिस्प्लेस करके खुद अपना सॉल्ट बना लेता है। तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा था, है ना। तो ये हमारा तो सही है बी स्टेटमेंट। सी वाली एक्वा रीजिया कैन डिजोल्व ऑल मेटल, तो बिल्कुल सही बात है। एक्वा रीजिया जब गोल्ड और सिल्वर इन सब को डिजोल्व करने की कैपेबिलिटी रखता है,
जिनको कि नॉर्मल एसिड डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे थे जिनके साथ में, तो उनको तक ये डिज़ोल्व कर रहा है, तो यानी कि ऑल मेटल्स को ये डिज़ोल्व कर सकता है। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा इस वाले में रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो जिंक मेटल की जो स्ट्रिप है, अगर उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे, अब ये पहले ही बता रखा है कि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, तो यहाँ पे पहले ही बता दिया और क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया है। तो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट होता है उसका जो सोल्यूशन है उसका ब्लू कलर गायब हो जाता है वहाँ से। तो ये कह रहे हैं ऐसा हुआ क्यों, मतलब ऐसा क्या हो गया रिएक्शन में, या ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बन गया जिसकी वजह से ब्लू कलर गायब हो गया। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 दोनों ही चैप्टर के एमसीक्यूज में इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे आए हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी की पूरी वीडियो का, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करो कमेंट सेक्शन में, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको मैं यहाँ पे हार्ट तो दे दूंगा, और अगर कोई वहाँ पे पूरे के पूरे आंसर को एक्सप्लेन करता है तो उसके कॉमेंट को मैं यहाँ पे पिन भी कर दूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज़ है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे, और ये पूरी की पूरी जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो यहाँ पे पसंद आ रही होगी। और अगर भाई पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट वगैरह करके बताओ, थोड़ा बताओ कैसा लग रहा है, और अगर कोई भी यहाँ पे सजेशन है, कोई भी इंप्रूवमेंट अगर लगते है कि हाँ वीडियोज़ में ये भैया ये चीज़ डालो, भैया ये इंप्रूव करो, वो इंप्रूव करो, अगर कुछ भी ऐसा अगर लगता है तो नीचे कॉमेंट में जाओ और लिखो, या फिर हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और मज़े करते रहो।